गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि दो ध्रुवता के अंत के जो जितने भी बाकी जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में कवर करेंगे, क्योंकि पहले जितने भी टॉपिक हैं हम देख चुके थे और उसके बाद हम देखेंगे। फिर से आपको बताना चाहता है कि इस सेशन में आपको अगर देखने को मिलेगा, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं, तो आपको सबसे पहले तो हम करेंगे आपका सिलेबस ख़त्म, उसके बाद आपका लिए होगा PYQ, उसके बाद आपका होंगे प्रैक्टिस सेट। इतने सारे होने के बाद प्रैक्टिस सेट जब हम कराएंगे उसी टाइम आपको बताएंगे कि 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से डिफेंड किया जाता है। क्योंकि अभी आपका जो पैटर्न है वो नई शिक्षा नीति NET, शायद नई शिक्षा नीति ये है कि उसके तहत आपके पास कोई भी वैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, उसके जगह में आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिए जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो ये सारे होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं कि कहाँ तक आगे अपना टॉपिक कवर कर चुके थे। हम क्या बोल्शेविक क्रांति तक कर चुके थे? बोल्शेविक क्रांति, हम तो बोल्शेविक क्रांति तक हम कर चुके थे। फिर अगर हम रिमाइंड किया जाए तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था कब? 1917 ईस्वी में हुआ। 1917 के ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ। उसके बाद क्या बना? यूनियन संघ, यानी कि सोवियत संघ का स्थापना करने के देखने को मिलता है। और उसी समय क्या मिलता है? 1917 के बाद रूस के सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। हम देखेंगे कि रूस के देश, अभी तो रूस का उद्देश्य और कम्युनिस्ट पार्टी का नकारात्मक शासन के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं रूस के। हम अभी देश नहीं देखते हैं क्योंकि इसे मैप के जरिए देखने से काफ़ी आपके कवर होंगे। ये मैप के जरिए शामिल देश, एस्टोनिया, ये सब मैप के जरिए होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि USSR का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला USSR का उद्देश्य देखेंगे। कोई भी देश उतना बड़ा संघ क्यों बनाता है कि उनका मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी हो, उससे हमें छुटकारा पाना है, हमारे देश का आर्थिक विकास करना है, ठीक है। गरीबी और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाके हमारा देश का विकास करना है। उसी के लिए क्या था कि रूस एक 15 देशों का एक संघ बनाया था, वो अपने गरीबी से छुटकारा पा सके। कोई भी बेसिकली होते हैं कि गरीबी आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए रूस ने ऐसा किया था, ठीक है। समाजवादी विचारधाराओं को फैलाना उसका मुख्य उद्देश्य था रूस का, कि जो हमारा जो साम्यवादी विचारधारा है वो पूरे विश्व में फैले, ताकि उन्हीं के जैसे शासन प्रणाली भी अन्य देश चलाए, जिससे कि उनको उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, ठीक है। और दूसरा कहाँ है कि पूंजीवादी गुट का डटकर सामना करना। तो यही था रूस का मुख्य उद्देश्य। पहला, गरीबी और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना और अपने देश का विकास करने के लिए उन्होंने 15 देशों का एक संघ बनाया, यह मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, समाजवादी विचारधाराओं को अच्छे से फैलाना। और तीसरा था कि जो पूंजीवादी देश यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका डटकर सामना, एकदम हथियार लेके मारना, ठीक है। तो यही था उद्देश्य। हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का नकारात्मक शासन। तो रूस में यह पार्टी था, उसका नकारात्मक शासन क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी का नकारात्मक शासन के बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार से भरी थी जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी रूस की। मात्र एक ही पार्टी थी रूस में, मात्र एक ही पार्टी थी, इसलिए वो काफ़ी भ्रष्टाचार थी। जनता के प्रति कोई भी जवाब नहीं दे था, वो अपने मनमानी शासन किया करते थे। कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। ये थे उनके नकारात्मक शासन, ठीक है। दूसरा उनकी हानिकारक विशेषता है कि उनकी नकारात्मक शासन क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरह से नकारात्मक शासन ये भी है कि वो मात्र ही पैसा खर्च कर दिए अथी में, हथियार, गोला, बम इत्यादि खरीदने में। इसी सब में वो अपना सारा पैसा खर्च कर दिए। यह ना देखे कि रूस का आर्थिक विकास कैसे किया जाए, कि लोगों का कल्याण कैसे किया जाए, नहीं। उनका था कि संयुक्त राज्य अमेरिका को हराना, उसके लिए गोला बारूद, हथियार, ये सारे वगैरह वगैरह खरीदना, इसका मुख्य उद्देश्य वही था। इस तरह से था यहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च करना हथियार में। और एक बात है कि वहाँ के जितने भी अधिकारी थे उन्हें जनता से भी अधिक अधिकार प्राप्त थे। ये उनके नकारात्मक शासन से कम्युनिस्ट पार्टी पर 70 साल तक शासन किया। कौन? कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन कोई भी किसी प्रकार के जवाबदेह नहीं। तो यही थे उनके नकारात्मक शासन में। आप लिख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के कि भ्रष्टाचार से सनी पार्टी थी, ऐसा पार्टी किसी को नहीं चाहिए। एकल पार्टी थी, रूस की इकलौती पार्टी थी, इसलिए वह काफ़ी मनमानी। आपके घर में किसी भी इकलौता यदि कि बेटा हो जाते हैं तो वो काफ़ी मनमानी करने लगते हैं, अपना हद पर पार कर देता है। ठीक उसी प्रकार रूस में इकलौता था, ये अपना हद पार कर चुका था। जनता को कोई भी सवाल नहीं देता था क्या होते हैं क्या नहीं। लोकतंत्र की एक अच्छी खासियत होती है कि वो मीडिया के प्रति जवाबदेह हो, लेकिन ये किसी प्रकार के जवाबदेह नहीं होते थे, पूरा भ्रष्टाचार से सनी।
अमेरिका का सामना करने के लिए सारा पैसा हथियार और सैनिकों में खर्च कर दिए तो देश का विकास कैसे करेंगे? जब मान के चलिए आप अपना सारा पैसा गलत कार्यों में खर्च कर दीजिएगा तो अपना घर का विकास कैसे होगा? अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे कर सकते हैं? ठीक उसी प्रकार क्या होगा कि ये पार्टी कैसे विकास करेगी? मतलब बात है 70 साल तक शासन किया कम्युनिस्ट पार्टी रूस में, 70 साल तक शासन की। इतने साल शासन करने के बाद भी रूस में कोई बदलाव या तो आर्थिक विकास नहीं देखने को मिलता है। यही था कम्युनिस्ट पार्टी का नकारात्मक शासन और उनका उद्देश्य। अब हम देखते हैं कि यूएसएसआर की समाप्ति मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव आपका नीचे वाला टॉपिक है, इसको मत लिखिएगा, यहाँ तक बस लिखिएगा टॉपिक में। यूएसएसआर की समाप्ति की घोषणा किस तरह से हो गई? तो हम देखते हैं कि यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की समाप्ति में सबसे बड़ी भूमिका हम देखते हैं बोरिस येल्सिन। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की समाप्ति में सबसे मुख्य भूमिका किस व्यक्ति का था? तो आपको याद रखना है कि बोरिस येल्सिन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सबसे पहले 3 देश अलग हुए, बेलारूस, रूस और यूक्रेन। ये तीनों जो देश हैं वो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के सर्वप्रथम अलग हुए। किनके कहने पर? बोरिस येल्सिन के कहने पर ये अलग हुए और नए 15 नए राष्ट्रों का उदय हमें देखने को मिलता है। तो ये कब होता है? 1991 में। 1991 ईस्वी में ही पहले तो 3 देश अलग होते हैं। अभी यूक्रेन को पूरी तरह से रूस तबाह कर चुका है। रूस कहता है कि यूक्रेन मेरा पार्ट था, मेरा भूमि था। सच बोलता है कि वो यूक्रेन जो था वह रूस का ही वह हिस्सा हुआ करता था 1991 से पहले। लेकिन वो 1991 में रूस हो गया, बेलारूस हो गया और यूक्रेन हो गई। ये तीनों ही सोवियत संघ के अलग हो गए। अभी पारी है किसका? यूक्रेन का। उसके बाद निपटाएगा बेलारूस को। सारे को धीरे धीरे रूस अपने अंडर में ला लेगा। तो यूक्रेन के कौन थे? जेलेंस्की राष्ट्रपति वहाँ थे, वो मानने का तैयार ही नहीं कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं जहाँ पुतिन अपना तरीके से तुमको ले लाएगा, ठीक है, ये बात है। और 1991 में क्या हुआ? 15 नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। तो यही बोलते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ और नए राष्ट्रों का उदय। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनके थे? तो बोरिस येल्सिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी सोवियत संघ की क्या में? समाप्ति की घोषणा में। ठीक है, ये हो गया, लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ टॉपिक है, आप इसे लिख सकते हैं और इसके लिखे गए नोट्स हैं नीचे हैं। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे बोला? हाँ, तो मिखाइल गोर्बाचेव की बात किया जाए कि यह 1985 से लेकर के 1991 तक यह रूस के अंतिम राष्ट्रपति ही रहे। यह था सोवियत संघ के विघटन को ये देखें, यानी कि सोवियत संघ के विघटन में आप किसकी भूमिका होंगे? तो ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव बहुत ही मतलब एक योग्य व्यक्ति थे। उनका कहना था कि युद्ध को रोका जाए। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 से 1991 तक वे राष्ट्रपति जब रहे तो उनका कहना था युद्ध को रोका जाए, इसलिए अफगान और पूर्वी यूरोप का कौन सा भाग? अफगान, ये इधर पूर्वी यूरोप और यहाँ का अफगान हमारे देश के सामने है अफगान। यहाँ पे अफगान, यहाँ से जितने भी सेना थे उसे वापस बुला लिया। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। इसके बारे में भी पूछा जाता है कि रूस के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो आपका होगा मिखाइल गोर्बाचेव। यह थे महत्वपूर्ण। हथियारों की जितने भी होड़ लगी हुई थी कि हथियारों की जितनी मांग थी उसको समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका मिखाइल गोर्बाचेव को जाता है। और जर्मनी का एकीकरण आपको बताया गया था कि 1989 ईस्वी में वहाँ पे बर्लिन की दीवार को तोड़ा गया और जर्मनी का एकीकरण किया गया था। तो उसमें मुख्य भूमिका किनके थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव के ही थे। जैसे कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पूर्ण संरचना और ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन। जैसे आर्थिक सुधार भी लागू किया। अपने देश के आर्थिक विकास करने के लिए उन्होंने 2 मॉडल अपनाया, एक है ग्लासनोस्ट और एक है पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पूर्ण संरचना और ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन। तो उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया भी रूस के आर्थिक विकास में, और ये रूस के अंतिम राष्ट्रपति भी रहे। जर्मनी के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो ये आप सबको याद रखना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यूएसएसआर का विघटन। तो यूएसएसआर का विघटन होने का क्या कारण था? सबसे पहला कारण था
येल्त्सिन। आपको पिछले ही टॉपिक में बताया कि येल्त्सिन की मुख्य भूमिका था इस कारण से रूस का अच्छा विकास ना कर पाना, गलत तरीके से विकास करना, ये उनका प्रमुख कारण था कि रूस का विघटन हो सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी का नकारात्मक शासन, वो गलत तरीके शासन, अपने एक पार्टी होने के कारण वो मनमानी शासन कर रहे थे, इस कारण से यहाँ पे देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का क्रूर शासन, जनता पर ध्यान ना देना, विकास करने के बारे में जानकारी नहीं, बोरिस येल्त्सिन के ये सारे एक तरह से हमारा देखिएगा कि उत्पादन क्षमता और औद्योगिक विकास के ढांचा में गिरावट आती है। जितने भी उत्पादन क्षमता हो गए, औद्योगिक विकास आ गए, उस सब में गिरावट आती है। इसलिए क्या था कि रूस अपने तरीके से विकास करना नहीं पा रहा था, इसलिए रूस का विघटन हो गया। 15 राष्ट्रों में संप्रभुता का एहसास, यानी कि 15 जो राष्ट्र थे वो ये नहीं चाहते थे कि 15 राष्ट्रों में से आपको बताए थे कि 15 राष्ट्र में रूस सबसे ज़्यादा भूमिका लेती थी। कोई भी हिस्सेदारी होता था, कोई भी मुद्दा होते थे तो रूस उसमें आगे रहता था। बल्कि ये 15 और ये 14 राष्ट्र जो होते थे, 14 जो देश होते थे, उनका कोई महत्व नहीं था, बल्कि रूस इस सबसे आगे होता था। ये भी एक प्रमुख कारण था। दूसरा कारण था कि आर्थिक विकास करने की गलत जानकारी। तीसरा कारण येल्त्सिन का उदय, येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन का उदय। साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी का क्रूर शासन, जनता पर ध्यान ना देना, ये एक तरह से नकारात्मक शासन प्रणाली रूस के विघटन करने के, नागरिकों के आर्थिक इच्छाओं का पूर्ण ना करना, ये भी क्या है, एक रूस के विघटन के एक कारण है। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी और उनकी विशेषता बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉक थेरेपी क्या थे। तो शॉक थेरेपी क्या थे? इसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी का अर्थ होता है। यह एक मॉडल था। क्या था? एक मॉडल था। शॉक थेरेपी जो था वो रूस अपने देश में आर्थिक विकास करना चाहता था, इसके लिए एक मॉडल अपनाया जिसे हम कहते हैं शॉक थेरेपी, जिसे बनाने का जो श्रेय जाता है, वो वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ये दोनों ने मिलकर के रूस को आर्थिक विकास कैसे करे उसके लिए उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसे हम कहते हैं शॉक थेरेपी। इसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। फिर हम देखते हैं कि शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है। शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉक थेरेपी की विशेषता में हम देखेंगे शॉक थेरेपी की विशेषता कि ये रूस को समाजवादी से पूंजीवादी की ओर ले जा रहा था। जैसे कि सामूहिक फर्म एकल फर्म में बदल जा रहे हैं, जो उद्योग सामूहिक रूप से कार्य किए जा रहे थे तो एकल उद्योग में बदला जा रहा था। यही है कि निजीकरण, संपदा का निजीकरण किसी एक व्यक्ति के हाथ में। वहाँ की जो कृषि प्रणाली जो थी वो पूंजीवादी पूर्ण रूप से हो चुकी थी। सामूहिक फार्म निजी फार्म में बदल चुके थे। क्या है कि वित्तीय खुलापन, पूंजीवादी व्यवस्था और मुद्राओं की आसानी से बदलाव, ये थे उनके, यानी कि संपदाओं का निजीकरण पूरा तरह से हो चुका था। जो फर्म पहले समूह में देखे जाते थे वो अब एकल हो गए। जो पहले उद्योग समूह में किए जाते थे वो अब एकल हो चुके हैं। कृषि प्रणाली क्या थी? साम्यवादी थी, अब वह पूंजीवादी हो चुकी है। तो यह उनकी विशेषता थी। लेकिन रूस कैसा था? एक साम्यवादी देश था। तो क्या साम्यवादी ही उनकी प्रणाली होनी चाहिए? नहीं, लेकिन वह पूंजीवादी प्रणाली हो जा रही है, जो कि उसे रूस विरोध करता था। यह थी शॉक थेरेपी की विशेषताएं। ठीक है, ये थे शॉक थेरेपी की विशेषताएं। फिर हम देखेंगे, इसे मत लिखिएगा, ये मत लिखिएगा, ये आपके टॉपिक हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम, ये आपके टॉपिक हैं। तो शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिलता है? देखते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। सबसे पहले हम देखते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम, अर्थव्यवस्था का पतन हो जाना। परिणाम, रिजल्ट क्या आते हैं शॉक थेरेपी का? जो मॉडल अपना है तो उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं? क्या सच में रूस आर्थिक विकास कर पाया? नहीं। क्या हुआ कि पूरे अर्थव्यवस्था चौपट, 90% जो उद्योग हैं वह निजी कंपनी के हाथ में बेचे गए। रूस को अपना 90% उद्योग निजी कंपनी के हाथ में बेचना पड़ा। पूरा अर्थव्यवस्था का
पतन हो जाना, कृषि व्यवस्था का चौपट हो जाना, अर्थव्यवस्था का पतन हो जाना, 90% उद्योगों को क्या कर दिया कि वो निजी कंपनियों में बेच दिए गए, कि रूस जो था अपने जनताओं की इच्छाओं की पूर्ति ना कर पाए, इसलिए वो आर्थिक विकास करने भी असफल हो गया। अच्छी उद्योग ढांचा खत्म, जहाँ को औद्योगिक ढांचा थी वहाँ की वो खत्म, अच्छा विकास करने का जो तरीका था वो खत्म, नागरिकों की इच्छा की पूर्ति ना कर पाया वो खत्म, साथ साथ अपने 90% उद्योग हैं वो निजी कंपनी के हाथ में बेच दिया, कृषि प्रणाली चौपट हो चुकी थी, पूरे अर्थव्यवस्था खत्म हो चुके थे। ये थे हमारे शॉक थेरेपी के परिणाम, जो कि काफ़ी खतरनाक थे। ठीक है, ये थे, ये आपके क्या है टॉपिक हैं, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या थे। ठीक, फिर हम अंतिम टॉपिक इसमें देखते हैं इस चैप्टर का, इसके बाद हो जाएगा ये द एंड, ये चैप्टर हो जाएंगे ख़त्म। तो अंतिम टॉपिक है भारत और सोवियत संघ के संबंध। तो भारत और सोवियत संघ के संबंध हम देखते हैं। तो भारत और सोवियत संघ के क्या क्या संबंध थे उसके बारे में हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बोकारो, जब हमारे देश में बोकारो इस्पात संयंत्र है, स्टील कारखाना, बोकारो स्टील कारखाना लगाए जा रहे थे, तो सोवियत संघ ने भर भर के पैसा भारत को दिए थे, अर्थात सहायता किए। विशाखापत्तनम में लगाए गए, भिलाई 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 कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, भिलाई का इस्पात उद्योग संयंत्र, इस भिलाई इस्पात संयंत्र में जब भारत लगा रहा था, उस समय भी क्या रूस ने भर भर के पैसा दिए थे। और दूसरी सहायता 1971 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में रूस हमारे बहुत ही ज़्यादा साथ दिए। 1971 के युद्ध में जब भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने वाला था, तो रूस पाकिस्तान के तरफ से, सॉरी रूस नहीं, यूएसए, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, यूएसए, तो यूएसए है वो पाकिस्तान के तरफ से अपना 7वां बेड़ा लेके आ रहा था भारत को मारने के लिए। पाकिस्तान के तरफ से कौन, यूएसए, चीन, ये सारे जो देश थे वह भारत को मारने के लिए आ रहा था। 1971 के युद्ध में जब भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करता है, पूर्वी पाकिस्तान पर, उस टाइम यूएसए और चीन ये दोनों मिलकर के हमें मारने आ रहे थे। लेकिन उस टाइम 1971 में रूस अकेले हमारे साथ खड़ा हुआ था, रूस एक अकेले हमारे साथ खड़ा हुआ था, और रूस ने ये भेजा 7वां बेड़ा, तो रूस ने भेजा 40वां बेड़ा। आ जाओ बेटा, किसका में है दम। 40वां बेड़ा को ही देखते हुए रूस के जो यूएसए का जो सेना है वह पीछे हट गई। ये थे हमारे रूस, और वर्तमान भारत में अभी भी रूस का और भारत का अच्छा संबंध है। वहाँ के पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों के मध्य के संबंध को कोई लाजवाब संबंध है। ठीक है, कभी भी रूस हमारे के लिए तत्पर है सहायता करने के लिए। तो यह उनकी कहानी, अगर इतिहास देखा जाए पिछले समय में भी रूस हमारा बहुत ही साथ दिया है। जब हम आप बोलते हैं कि जब सोवियत संघ के मुद्रा गिर गए थे, तो उस समय भारत ने भी रूस की सहायता किए थे सोवियत संघ के मुद्रा गिर जाने का। सोवियत संघ की मुद्रा क्या है, रूबल है। ठीक है, तो रूबल, सोवियत संघ की मुद्रा रूबल है, यह गिर जाने पर भी भारत ने काफ़ी अच्छे सहायता किए थे। ये थे आपके चैप्टर फर्स्ट खत्म, जिसमें से आपका इम्पोर्टेंट क्या है, ये नहीं है भारत रूस के बीच संबंध, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये 5 नंबर में दिए जाते हैं। भारत और रूस के मध्य क्या संबंध है ये। दूसरा हम देखेंगे कि शॉक थेरेपी के परिणाम नहीं पूछा जाता है। शॉक थेरेपी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको शॉक थेरेपी इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते हम आपके लिए। यूएसएसआर के विघटन में येल्त्सिन, 1 लाइनर क्वेश्चन में ये दिए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, येल्त्सिन। और है मिखाइल गोर्बाचेव पूछा जाता है, रूस के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। ये वीवीआई कब बने थे, 1985 से 1991 तक, ये आपको याद रखना है। फिर देखने को मिलता है यूएसआर की समाप्ति में बोरिस येल्त्सिन की महत्वपूर्ण भूमिका, ये है 15 नए राष्ट्रों का उदय, ये देखने को। फिर कम्युनिस्ट पार्टी का नकारात्मक शासन इम्पोर्टेंट नहीं है, यूएसएसआर का उद्देश्य ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम देखने वाले थे 15 देश यूएसएसआर का। बोल्शेविक क्रांति, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें याद रखना है आपको, लेनिन को व्लादिमीर लेनिन ने किए थे, उनका नेतृत्व में किया गया था, और पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर लेनिन थे। ये नकारात्मक विशेषता, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। फिर याद रखना है सोवियत संघ प्रणाली की विशेषता, ये आपको याद है, ये 3 नंबर में दिए जाते हैं कि सोवियत संघ प्रणाली की विशेषता की चर्चा करें। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं लास्ट एक है बर्लिन का दीवार, शीत युद्ध का प्रतीक, सबसे बड़ा प्रतीक, 1961 में निर्माण, 1989 में इसका विघटन हुआ था। ये आपको याद रखना है। और अंतिम आपको याद रखना है दो ध्रुवता। तो दो ध्रुवता का अंत कैसे हुआ, या तो आप दो ध्रुवता से क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन दिए जाते हैं। यदि हम देखा जाए तो अभी हम देखते हैं 15 रूस के बारे में। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो रूस के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ थे रूस, यदि आप देखें तो ये है रसिया, है कि नहीं, पूरा रसिया है। यहाँ से यहाँ तक आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान यहाँ का देश है। रूस, बेलारूस, यूक्रेन, पूरा यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ का जो कि वर्तमान में यहाँ से लकीर खींचे गए हैं, तो यहाँ का इधर का जो पार्ट है, इधर का जो पार्ट है वो पहले पूरा रूस का इलाका हुआ करता था, 15 देशों के संग। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, रूस, ये सारे यहाँ के कंट्रीज थे, यहाँ के, जिस पर रूस का अधिकार हुआ करता था। और यहाँ के 3 कंट्री जिसे हम क्या कहते हैं, काकेकस देश, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये तीनों रूस के इलाके थे। यहाँ पर देखा जाएगा मिडिल एशिया के 5 कंट्री, मिडिल एशिया के 5 कंट्री, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 5 जो कंट्री मुस्लिम कंट्री थे, मिडिल ईस्ट कंट्री जो थे वो रूस के थे। किनके थे, रूस के थे। यह था रूस की विशेषता, ठीक है। समझ आ गए कौन कौन से कंट्रीज रूस के अंतर्गत आते थे, और इसे मिला करके बना था 15 राष्ट्र। 15 राष्ट्र का विघटन कब हुआ, 1991, और 1992 में फिर होता है यूरोपीय संघ का गठन। याद रखना, ये दोनों डेट पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ के जो आपके चैप्टर 1 थे, दो ध्रुवता का अंत, अभी अंत ही कर दिए हम। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 लेकर के आएंगे, और आपके लिए बेहतरीन और कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा। आप यहाँ चैनल से जुड़े रहिए। फिर बार बार हम बता रहे हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट किए जाएंगे, उसके बाद होंगे PYQ, 5-6 ईयर, 6 ईयर के लगभग 6 ईयर के आपके PYQ दिए जाएंगे। साथ आपको यहाँ पे मिलेगा प्रैक्टिस सेट, वहाँ पे लिखाने के लिए आपको लिखवाएंगे 2, 3 और 5 नंबर के, कैसे क्वेश्चन को डिफेंड किया जाता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।